सबसे पहले बात करेंगे पेटी कैश बुक की। इससे पहले हमने कैश बुक के सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में बात की थी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में बात की थी। कैश बुक का मतलब उस प्राइमरी बुक से होता है जिसमें सभी कैश ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। पेटी कैश बुक में हम बात करेंगे कैश बुक का ही एक टाइप होता है, और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेटी का मतलब स्मॉल। ऐसा होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में रिपीटेडली यानी कि कंटिन्यूअसली स्मॉल पेमेंट्स होती हैं कुछ खर्चों में, जैसे कन्वेंस का एक्सपेंस हो गया, कोई कार्टेज का हो गया, पोस्टेज का हो गया, टेलीग्राम्स का हो गया, या अन्य। टेलीग्राम आजकल नहीं होते हैं यूज, लेकिन डिफरेंट टाइप के स्मॉलर एक्सपेंसेस बार बार होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। जनरली इनकी जो नेचर होती है वो रिपीटेटिव होती है, बार बार होते हैं ये खर्चे। तो ऐसे अगर छोटे मोटे खर्चों के लिए जो हेड कैशियर है वो उनको डील करेगा, या बार बार हम कैश बुक में लिखेंगे, तो प्रॉब्लम ये होगी, एक तो प्रोसेस जरूरत से ज्यादा कम्बरसम हो जाएगी, और दूसरा हमारी कैश बुक काफी बल्कि हो जाएगी। हम 10 रुपए किसी को दिए, 100 रुपए किसी को दिए, 50 रुपए रिक्शे के दिए, स्टेशनरी का कभी 10 रुपए मंगा लिया। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम अपनाया जाता है जिसमें कोई संस्था अपॉइंट करती है एक कैशियर अलग से, जिसको हम पेटी कैशियर कहते हैं। इस पेटी कैशियर को एक छोटी कैश बुक दे दी जाती है, उसको हम पेटी कैश बुक कहते हैं। पेटी कैश बुक का जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब इस बात का ध्यान रखें, जब मैं बोलता हूँ फॉर्मेट हो सकता है, इसका मतलब ये है कि कोई उसके लिए हमारे पास स्टैट्यूटरी फॉर्मेट उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे फॉर्मेट संस्थाएं अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से बना लेती हैं। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट जनरली इस तरीके का होता है कि उसमें जो रिसिप्ट होती हैं वो यहाँ पे लिखी जाती हैं, इस साइड में लिखी जाती हैं, और जो पेमेंट्स होती हैं वो इस साइड में लिखी जाती हैं। डेट और पर्टिकुलर्स का कॉमन कॉलम रहता है, चाहे रिसिप्ट्स हो और चाहे पेमेंट हो। रिसिप्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कि पेटी कैशियर को, जो हेड कैशियर होता है, वो महीने के शुरू में या हफ्ते के शुरू में कुछ पैसे दे देता है। जैसे मान लो इसने इसको 1000 रुपए यहाँ पे दे दिए, तो ये 1000 रुपीज इसको मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख लेगा, डेट लिख देगा कब मिले, और यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा ये कैश मेन जो कैश बुक से मिले हैं, इसलिए यहाँ पे ये टू कैश लिख देगा, और टू कैश यानी कि मेन जो कैश बुक है वहां से इसको ये पैसा मिला है। अब ये खर्च करना शुरू करेगा तो यहाँ पे लिखता चला जाएगा बाई, पेमेंट साइड के लिए जैसे लिखते हैं। पर्टिकुलर कॉलम खाली सेम रहता है, यहाँ पे लिखना शुरू कर देगा जिस चीज का खर्चा है, जैसे स्टेशनरी का खर्चा है तो एक तो इस कॉलम में लिखेगा जो अमाउंट पेड वाला है टोटल, इसमें तो सारे खर्चे लिख के ही जाएंगे कंटिन्यूअसली। अब क्या होगा, जैसे पोस्टेज का खर्चा है तो वो यहाँ तो है ही, यहाँ भी लिख दिया जाएगा। मान लो टेलीग्राम का हुआ तो यहाँ तो है ही, यहाँ भी लिख दिया जाएगा। कन्वेंस का हुआ, यहाँ तो लिखा ही जाएगा टोटल में, यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि टोटल एक्सपेंसेस तो यहाँ से पता चल जाते हैं हमें कितने हुए। टोटल हमारे पास जो पैसा साल के शुरू में मिलता, महीने के या हफ्ते के शुरू में जो भी वो टेन्योर डिसाइड करते हैं वो यहाँ से पता चल जाता है। जैसे हेड कैशियर से 2000 मिले, ये कुल खर्चे हमने यहाँ पे टोटल कर लिया, ये हो गए हमारे 1500 रुपए। तो अल्टीमेटली हम बैलेंस निकाल लेंगे, और ये बैलेंस यहाँ पे निकल आता है। इधर का टोटल करेंगे 2000, जैसे नॉर्मल बाकी लेजर अकाउंट्स में करते हैं, यहाँ करेंगे, बैलेंस आ जाएगा हमारा 500 रुपया। 500 रुपये जो बैलेंस बचा, ये हमारे पास बैलेंस बच गया। अब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक के लिए हम फिर आगे ले जाएंगे इस 500 को, और जो हेड कैशियर है वो हमें फिर से 1500 रुपये दे देगा। 500 हमारे पिछले बैलेंस बच गए, 1500 फिर से दे देगा। इससे क्या होगा, फिर से हमारे पास 2000 रुपये हो जाएंगे, और फिर अगले महीने यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इधर इनको अलग लिखने से ये फायदा होगा कि जैसे कन्वेंस का, अब यहाँ कन्वेंस का टोटल करने से हमें पता चल जाएगा टोटल कन्वेंस पे कितना खर्च हुआ, टोटल स्टेशनरी पे कितना खर्च हुआ। यानी कि ये जो टोटल है इसका एनालिसिस यहाँ पे मिल जाता है हमें आइटम वार, आइटम वाइज। इसको इसलिए एनालिटिकल कैश बुक भी कह दिया जाता है पेटी कैश बुक को। ये जो कैश बुक है मेंटेन की जाती है, इसको पेटी कैश बुक कहते हैं। पेटी कैशियर मेंटेन करता है, और ये काम करता है ये सिस्टम इम्प्रेस्ड सिस्टम से। दरअसल इम्प्रेस्ड इसी चीज को बोलते हैं कि ये जो इम्प्रेस्ड का मतलब एडवांस, एडवांस में 2000 रुपये खर्च करने के लिए मिल जाते हैं, इसी को हम इम्प्रेस्ड बोलते हैं। ये जो मनी शुरू में मिलता है इसको इम्प्रेस्ड मनी कहते हैं, और इस सिस्टम को इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। अमाउंट इम्प्रेस्ड अमाउंट कहलाती है। और इसके बाद
जैसे ही महीना खत्म होता है फिर से वो जितना खर्च हो गया, जैसे मान लो इस महीने में 1400 खर्च हुए तो हेड कैशियर फिर से 1400 दे देगा, यानी कि रीएम्बर्समेंट उस अमाउंट का उसको हो जाता है, फिर से उसके पास 2000 इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चलती रहती है। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वीकली या फोर्टनाइटली मोड ये अपना सकते हैं इसके लिए। इसके बाद हर एक अमाउंट का जो कॉलम है स्पेसिफिक वो टोटल करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें मिसलिनियस लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फिर से उस पेटी कैश बुक में जाकर के। जैसे जो खर्चे हमारे यहाँ थे, कुछ खर्चे ऐसे रह जाते हैं जो रिपीटेड नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन अकस्मात होते टाइम ही पता चलते हैं, पहले हमने नहीं सोचा था ये भी होगा, तो ऐसे खर्चों को मिसलिनियस वाले कॉलम में रखा जाता है। बाकी अब आते हैं नेक्स्ट परचेज बुक पे। परचेज बुक भी एक स्पेसिफिक बुक है, सब्सिडरी बुक कह सकते हैं इसको, और स्पेसिफिक जर्नल कह सकते हैं, परचेज जर्नल भी इसको कहते हैं। इस बुक में ऑल क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स, इस बात पे ध्यान देना, ये सेंटेंस याद रखना है, ये टर्म, ये 4 वर्ड्स, बस यही है मूल इसका, कि ऑल क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स, गुड्स की परचेज होनी चाहिए और क्रेडिट परचेज होनी चाहिए, वो सब इसमें परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा अदर क्रेडिट परचेजेज, बाकी कोई क्रेडिट परचेज करते हैं, जैसे फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, अन्य कोई भी एसेट जब हम खरीदें संस्था के लिए, तो वो सब आएगी कहां पे, जर्नल प्रॉपर में लिखी जाती है। जितनी भी कैश परचेजेज है, कैश परचेज चाहे गुड्स की हो और चाहे बाकी एसेट की हो, वो सब कैश बुक में आ जाती है। सोर्स डॉक्यूमेंट इस परचेज बुक को तैयार करने के लिए जो अपनाया जाता है, जैसे जब हम परचेज बुक बनाते हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से यूज होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज होते हैं इनवॉइसेज या बिल्स भी हम इनको कह सकते हैं, इनवॉइस भी कह सकते हैं और बिल्स भी इनको कह सकते हैं। तो इनको यूज करते हैं, हम सामान खरीद के लाए, हमारे पास इनवॉइस होता है उस पर्सन का जिससे हम खरीद के लाए हैं, उसके बेस पे, उसके आधार पे हम करते रहते हैं रिकॉर्ड। ये परचेज बुक का फॉर्मेट होता है सामान्य से, डेट लिखते जाते हैं, हर एक डेट, और इनवॉइस नंबर लिख देते हैं। इनवॉइस की नंबरिंग हम करके रखते हैं अपने पास, जितने भी टोटल परचेज के इनवॉइस होते हैं हमारे पास, यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखते हैं जिससे हमने खरीदा है सामान, और यहाँ पे लेजर फोलियो, जिस लेजर अकाउंट में जिस पेज नंबर पे ये जाएगी कोई एंट्री, और यहाँ पे अमाउंट लिख दी जाती है, क्योंकि परचेज बुक से भी अल्टीमेटली लेजर में पोस्टिंग होती है। जैसे मान लो महेश से खरीदा तो हम यहाँ पे लिख देंगे, महेश का नाम लिख देंगे। इसी तरीके से जिससे भी खरीदेंगे, जब महेश से खरीदा तो महेश का नाम लिख देंगे। मान लो हमने ये खरीदा, सुरेश से खरीदा तो सुरेश का नाम लिख देंगे, सुरेश यहाँ पे लिख देंगे, इसमें यहाँ अमाउंट लिख देंगे कितने रुपए का खरीदा। अगर मान लो CGST SGST लगता है तो आगे और कॉलम बन जाते हैं, CG दिखाया जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। बाकी परचेज रिटर्न या रिटर्न्स आउटवार्ड बुक, ये परचेज रिटर्न का विपरीत होता है। जब परचेज की हुई गुड्स रिटर्न करती जाएं तो हम उसको परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न में जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट के आधार पे हम जब भी दरअसल कोई परचेज हम वापस करते हैं, जब हम खरीदा हुआ सामान वापस करते हैं अपने सप्लायर को कि भी ये सामान हमें अच्छा नहीं लगा, इसकी क्वालिटी खराब थी, जैसा आपने बताया था वैसा नहीं था, तो हम वापस कर देते हैं। जब हम वापस कर देते हैं तो साथ में एक नोट भेजते हैं जिसको कहते हैं डेबिट नोट। अब ये भेजा क्यों जाता है, जैसे मैंने जिस पर्सन से सामान खरीदा था उधार, वो मेरा क्रेडिटर बन जाता है। आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी से सामान खरीदते हैं उधार तो वो हमारा हो जाता है क्या, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर जो हमारा बन जाता है, हमने मान लो उससे 10,000 का सामान खरीदा था, अभी पता चला हम 1,000 का वापस भेज रहे हैं, तो हम कहेंगे कि साहब आप हमारे 10,000 के क्रेडिटर थे, अब हम 1,000 का सामान आपको कर रहे हैं वापस, रिटर्न। और रिटर्न कर रहे हैं इसलिए आप जो क्रेडिटर थे इसमें हम 1,000 से आपको डेबिट कर रहे हैं अपने यहाँ, ताकि आप अब हमारे यहाँ 9,000 के ही क्रेडिटर रह जाओ। तो जब इस तरीके से हम किसी अपने क्रेडिटर को कम करते हैं, उसको अमाउंट जो ड्यू है उसमें कमी करते हैं, तो इसका मतलब हम उसको अपने यहाँ डेबिट करते हैं बुक्स में। तो जब हम डेबिट करते हैं तो उसके लिए जो नोट बनाते हैं उसको डेबिट नोट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि जो डेबिट नोट है उसका एक रीजन तो हो गया परचेज रिटर्न, लेकिन
इसके अलावा अन्य भी कोई रीजन हो सकता है। कुल मिला के डेबिट नोट ये होता है जब हम किसी पार्टी को अपनी बुक्स में डेबिट करते हैं, और वो जो डेबिट कर रहे हैं हम, वो इसलिए मतलब वो सेल के लिए नहीं कर रहे। जैसे नॉर्मली तो जब हम किसी को सेल करते हैं, नॉर्मली जब हम सेल करते हैं तब हम किसी को डेबिट करते हैं, अपनी बुक्स में डेटर बनाते हैं। लेकिन अगर हम सेल के अलावा अन्य किसी कारण से, वो मान लो एडजस्टमेंट हो, बिल ज्यादा लग गया, डिस्काउंट कम लग गई, सामान खराब निकल आया, किसी भी कारण से जब हम अपनी बुक्स में किसी को डेबिट करते हैं तो उसके लिए जो नोटिस बना के भेजते हैं उसी को हम डेबिट नोट कहते हैं। खाली एक लेटर होता है, इसका फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इसके विपरीत एक क्रेडिट नोट होता है। ऐसे ही जैसे हमने मान लो सामान भेज दिया, राम से खरीदा था, राम को वापस भेज दिया सामान। अब राम को हमने सामान वापस भेज दिया, उसके साथ हमने राम को डेबिट कर दिया अपनी बुक्स में, और उसको हमने डेबिट नोट थमा दिया कि भाई ये डेबिट नोट है, 1000 का सामान हमने आपका वापस कर दिया। तो राम के पास सामान पहुंच जाएगा। अब राम भी एक नोट बना करके हमारे पास भेजेगा, ठीक है कि भाई आपने जो सामान भेजा मैंने स्वीकार कर लिया, वो 1000 का सामान ठीक नहीं लगा आपको, कोई बात नहीं है, मैं भी आपको अपनी बुक्स में, अब क्योंकि राम हमारा क्रेडिटर था तो हम राम के डेटर थे, तो हम राम की बुक्स में डेटर बने हुए थे, तो राम कहेगा कोई बात नहीं, आप मेरे डेटर थे, मैं भी आपको 1000 से कम कर देता हूं और आपको मैं अपनी बुक्स में क्रेडिट कर लेता हूं। तो जब वो हमें क्रेडिट करेगा, सेलर हमें क्रेडिट करेगा, तो वो हमारे पास जो नोट भेजेगा उसको हम क्रेडिट नोट कहते हैं। तो ऐसे ही इसको समझे। ये परचेज रिटर्न बुक का बाकी फॉर्मेट है। परचेज रिटर्न बुक में इसकी एंट्री की जाती है, ये डेट हो गया, डेबिट नोट नंबर हो गया, नेम ऑफ सप्लायर यहाँ पे आ जाएगा, जिस सप्लायर को हम रिटर्न भेज रहे हैं सामान, लेजर फोलियो नंबर और अमाउंट। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी क्लास के बाद में लूंगा, ऐसे सत्यन सर कराएंगे बाकी क्वेरीज को, लेकिन आज की क्लास से रिलेटेड जो क्वेरी होगी आप नोट कर लें और क्लास से तुरंत बाद पूछ लेंगे। फॉर्मेट ऑफ डेबिट नोट। अब डेबिट नोट का फॉर्मेट भी दिखा देते हैं, ये है डेबिट नोट का। जैसे मैं अगर सामान वापस कर रहा हूं किसी को जिससे मैंने खरीदा हुआ था, तो मैं उसको भेज रहा हूं सामान वापस कि साहब अपना सामान वापस रख लो। तो ये मेरी फर्म का नाम और डेट जिस दिन का रहेगा, अपने यहाँ सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ पे मेरी फर्म का नाम रहेगा, यहाँ मैं इसको डेबिट नोट लिख दूंगा, यहाँ मैं सप्लायर का नाम लिख दूंगा जिस सप्लायर को सामान वापस भेज रहा हूँ, और गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी लिख दिया जाएगा, अमाउंट कितने रुपए का सामान है जो मैं वापस भेज रहा हूँ, चालान नंबर दे देंगे जो चालान बनेगा, चालान फॉर्म को कहते हैं जो फॉर्म भरा जाएगा, गुड्स रिटर्न की डिटेल आ जाएगी कि भी क्यों रिटर्न कर रहे हैं, कितने रुपए की, और ये सिग्नेचर हो जाएगा मैनेजर का, डेट समय। इसके बाद देखते हैं क्रेडिट नोट। अब फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट नोट देखेंगे, इसको समझेंगे। तो क्रेडिट नोट में बना ही चुका हूं, जो अब इसको एक याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखो, डेटर भेजता है डेबिट नोट और क्रेडिटर भेजता है क्रेडिट नोट, बस सिंपल समझ लो। डेटर भेजेगा डेबिट नोट अपने क्रेडिटर के पास, और क्रेडिटर भेजेगा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट भी ऐसे ही भेजा जाता है, नेम ऑफ द फर्म जो फर्म नोट भेज रही है, यहाँ पे क्रेडिट नोट लिख देते हैं, बाकी कॉलम इसी तरीके से होते हैं, आप पॉज करके इनको आराम से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद है सेल्स बुक या सेल्स जर्नल। जैसे परचेज बुक बनती है, ठीक उसका रेसिप्रोकल है, जितनी भी क्रेडिट सेल है वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। बस सेल्स बुक में थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है, यहाँ पे डेट तो लिखी जाएगी, और सेल्स बुक जो होती है वो भी इनवॉइस नंबर के आधार पे लिखी जाती है, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर रहता है। यहाँ पे नेम ऑफ द कस्टमर आ जाता है, जिस कस्टमर को हमने सेल किया है, यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर या अमाउंट आ जाती है। फिर सेल्स रिटर्न, इसको रिटर्न इनवार्ड बुक भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न क्योंकि सामान सेल किया हुआ वापस आ रहा है, रिटर्न इनवार्ड कहते हैं। ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवार्ड बुक भी कहते हैं। इसमें रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर्स टू देम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेसिस पे जो गुड्स हमने भेजी थी जब वो वापस आती हैं तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, अब जो नकद बेचा है वो भी वापस आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इस बुक में नहीं आएगा। अगर नकद बेचा हुआ सामान वापस आएगा तो क्योंकि वो नकद है तो हम कैश वापस करेंगे, वो कैश बुक में चला जाएगा। और अगर मान लो वो कैश नहीं होगा, हम तुरंत कैश नहीं दे रहे उसको, तब फिर वो जर्नल प्रॉपर में आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा सेल्स रिटर्न बुक में, यहाँ क्रेडिट वाला सामान आएगा। अब ये आ जाएगा, यहाँ पे डेट लिख देंगे, क्रेडिट नोट नंबर लिख देंगे। आपको पता ही है कि जो सेल्स रिटर्न, जब हमारे पास सामान वापस आता है तो हम अपने डेटर को क्रेडिट करते हैं अपनी बुक्स में उतने रुपए से जितने का सामान उसने वापस कर दिया, तो इसलिए हम उसको जब भेजते हैं अपने डेटर को तो क्रेडिट नोट भेजते हैं, क्रेडिटर भेजता है क्रेडिट नोट।
तो उस क्रेडिट नोट नंबर को यहाँ लिख देते हैं जो क्रेडिट नोट भेजा है इस सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए। आगे चलते हैं जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर क्या रहता है, जैसे हमने बुक्स बताई, तो जितनी भी सब्सिडियरी बुक्स हैं उनको तैयार करने के बाद कुछ एंट्रीज ऐसी रह सकती हैं कि जो अभी तक किसी भी बुक में नहीं आई हैं, ना तो कैश बुक में आई, ना परचेज बुक में आई, ना परचेज रिटर्न में आई, ना सेल्स बुक में आई, ना सेल्स रिटर्न में आई। और ज़्यादातर बिजनेसेस बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल बुक जनरली ये रेयर कोई बनाता है और इसीलिए ये कहीं पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा यूज होती नहीं है, इसलिए आती नहीं है। तो जो बुक्स यूज नहीं होती उनको छोड़ दिया जाता है। अब जितनी भी एंट्रीज हमारे पास बच जाएंगी, जो बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं उनके अलावा जितनी भी बुक्स बच जाएंगी वो हमको अल्टीमेटली जर्नल में ही रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। लेकिन इस जर्नल को, क्योंकि ज्यादातर एंट्री तो चली गई स्पेशल पर्पज बुक्स में, तो केवल कुछ एंट्रीज बच जाती हैं, वो आती हैं। इसलिए ये जो जर्नल है ये छोटा रह जाता है जर्नल, और ये नॉर्मल जर्नल से इसलिए अलग हो जाता है। बाकी सारा तरीका वही है, वैसे ही जर्नल का फॉर्मेट रहता है, वैसी एंट्री होती है, वैसे नरेशन होती है। इसको हम जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल या एक नाम और होता है यूज जर्नल रेजिडुअल भी इसको कहा जा सकता है। जनरली जर्नल प्रॉपर में जो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं वो फिर इस टाइप की रह जाती हैं, जैसे ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग का मतलब हो गया साल के शुरू में, पिछला साल क्लोज हो गया, सारे अकाउंट क्लोज हो गए, फिर से हम नए साल में जब एंट्री करते हैं ओपनिंग एंट्री, तो वो यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में होती है। ओपनिंग एंट्री में बता भी देता हूँ कैसे होती है। ओपनिंग एंट्री जैसे पिछली बुक्स बंद हो गई, तो अब हम जो ओपनिंग एंट्री करेंगे वो शुरू करते हैं शुरुआत में खातों से ही, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि जो पिछला बैलेंस था कैश अकाउंट डेबिट। मान लो पिछला बैंक में भी था हमारे पास कुछ पैसा पिछले साल का, जो पिछली बैलेंस शीट में था, बैलेंस शीट से देख के ये एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास कुछ पिछला फर्नीचर भी रखा हुआ था, फर्नीचर डेबिट। इसी तरीके से जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सब डेबिट हो जाती हैं। फिर लिख देना है जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, जैसे टू क्रेडिटर्स थे उनको टू क्रेडिटर्स उनको क्रेडिट कर दिया। अच्छा, इसका जो बैलेंस बच जाता है इन सारी एसेट्स में से हम लायबिलिटीज घटा देंगे, तो जो बैलेंस बचता है वो नेचुरली कैपिटल बच जाता है, टू कैपिटल। ये ओपनिंग एंट्री होती है। अब आपने देखा होगा कि ओपनिंग एंट्री की आप जब कोई लेजर में कोई अकाउंट बनाते हैं, जैसे मान लो लेजर में आप बैंक अकाउंट ही बनाओगे, तो बैंक अकाउंट में आप देखते हो, कभी ध्यान दिया होगा कि जो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट में, जब इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम इस साइड में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर डेबिट बैलेंस है, जैसे डेबिट बैलेंस है ओपनिंग एंट्री में डेबिट में रिकॉर्ड किया, तो उसको यहाँ पे हम टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है कि जो ओपनिंग एंट्री होती है इसमें मल्टी अकाउंट डेबिट होते हैं, मल्टी अकाउंट क्रेडिट होते हैं, और ये कोई इसमें लिंक नहीं रहता है कि ये बैंक कौन से अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये पिछला बैलेंस है, इसलिए खाली बैलेंस बीडी यहाँ पे लिख दिया जाता है। जब क्लोज करते हैं अकाउंट्स को तो बैलेंस सीडी लिखा जाता है कैरेट डाउन, और जब पिछले बैलेंसेस को आगे लाते हैं तो टू बैलेंस बीडी, या अगर क्रेडिट बैलेंस वाला है तो बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में आ जाता है। इसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती हैं? साल की समाप्ति पे कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन रहती हैं जो एक्रू तो हुई लेकिन पेमेंट ना आई ना गई। जैसे लास्ट के महीने की सैलरी, मार्च में अकाउंट क्लोज करते हैं तो मार्च की सैलरी हमने अभी दी नहीं लोगों को, जब दी नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, लेकिन साल में के लास्ट में अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक्रू हो गया है कुछ तो उसकी एंट्री तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो सैलरी ड्यू तो हो गई है उनकी, हमने दी नहीं है, बाद में देंगे, तो उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। कुछ प्रीपेड दे दिया है जो रिकॉर्ड तो हो गया लेकिन इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो फिर उसको लिए एडजस्टमेंट करते हैं। तो सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी इसके थ्रू होती हैं जर्नल प्रॉपर के थ्रू। रेक्टिफिकेशन एंट्री, कोई गलती हो गई तो रेक्टिफाई सुधार करने के लिए एंट्री इसी में होती है। ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री यूज होती है कि जब हम किसी आइटम को ट्रांसफर करते हैं, जैसे साल के लास्ट में हमारे पास जो टोटल ड्राइंग हो गया, अब उस ड्राइंग को हम कहां से चार्ज करते हैं? कैपिटल से, तो ट्रांसफर हो गया एक तरह से, वो ट्रांसफर एंट्री हो गई। डेप्रिसिएशन लगाते हैं, केवल ट्रांसफर एंट्री होती है, ना पैसा आया ना गया, लेकिन एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा, कैश ना आया ना गया, तो ऐसी एंट्री केवल बुक एंट्री कही जाती है, ट्रांसफर एंट्री। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड वगैरह की एंट्रीज इसमें आ जाती हैं। परचेज या सेल ऑफ आइटम्स ऑफ क्रेडिट अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा अन्य कोई आइटम खरीदते बेचते हैं तो उनकी एंट्री यहाँ पे आ जाती है। फर्नीचर, बिल्डिंग। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, पर्सनल यूज के लिए गुड्स ड्रॉइंग करता है तो उसकी एंट्री यहाँ पे आ जाती है। अब अगर कैश विड्रॉ करता है तो कैश बुक में आ जाता है, अगर ड्रॉइंग कैश में करता है, लेकिन गुड्स विड्रॉ करता है तब यहीं पे एंट्री आती है।
इसके बाद गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल यहाँ पे आ जाती है। एंडोर्समेंट या डिसोनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह का एंडोर्समेंट कर दिया है, डिसोनर कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब होता है कि मेरे पास कोई बिल रिसीवेबल था मेरे ग्राहक का, मतलब मैंने अपने ग्राहक को सामान बेचा तो मैंने बिल बनाया, अब उसने पैसा दिया नहीं, उसने कहा मैं 3 महीने बाद दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है इस पे लिख दो तुम 3 महीने बाद दोगे, उसने लिख दिया तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। इसके बारे में पहले बताया था हमने। तो ऐसे बिल को हम बिल रिसीवेबल कहते हैं। अब ये जो बिल रिसीवेबल मेरे पास 3 महीने तक रखा रहेगा, लेकिन मेरे को लगा कि भाई मैंने किसी से सामान खरीदा हुआ, वो पैसे मांग रहा है, तो जो पैसे मांग रहा है मैंने कहा कि तुम ये बिल ले लो भाई, 3 महीने बाद तुमको पैसे वो पर्सन दे देगा, मेरा ग्राहक है वो 3 महीने बाद देगा पैसा, तो वो तुम्ही को पैसे दे देगा, तुम इस बिल को ले जाओ। तो जब मैं इस बिल को किसी और पार्टी को देता हूं पेमेंट में, तो इसको कहते हैं एंडोर्समेंट करना, बेचान करना। एंडोर्समेंट के केस में बिल के पीछे लिख दिया जाता है कि भाई ये बिल मैंने फला फला आदमी से सामान खरीदा था, मैं उसको दे रहा हूं और मेरा जो ग्राहक है वो इसको पैसे दे देगा। डिसोनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज भी चेक की तरह डिसोनर हो जाता है। जैसे मान लो मैंने जिस आदमी को बेचान किया, या मान लो मेरे पास रखा हुआ है, अब मैंने पेमेंट के लिए वो भेजा उसके पास, जिस ग्राहक को पैसे देने थे उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसोनर कहलाता है। ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट इन जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि जब जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को दूसरे शहर में सामान भेजता है, तो उसी को हम कंसाइनमेंट कहते हैं कि भाई एक हमने सामान भेजा ब्रांच बना करके या अन्य किसी कोई एग्रीमेंट के माध्यम से भेजते हैं, तो कंसाइनमेंट्स में आ जाता है। जॉइंट वेंचर होता है जब दो संस्थाएं मिलकर के कोई व्यवसाय करती हैं, तो इस तरह की एंट्रीज इसमें आ जाती हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, थेफ्ट, स्पॉइलेज, इनके कारण गुड्स डैमेज हुई तो इनकी भी एंट्री इसमें आती है। इसके बाद अब पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स। अब जितनी भी सब्सिडियरी बुक्स हैं, जर्नल में तो हमने बताया था कैसे जर्नल से लेजर में पोस्ट की जाती है, वैसे ही तरीका इनमें भी अपनाया जाता है सब्सिडियरी बुक्स में, और सब्सिडियरी बुक्स में पोस्टिंग करना और आसान रहता है। पोस्टिंग ऑल सब्सिडियरी बुक्स से की जाती है हर संस्था के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उस संस्था का। पोस्टिंग फ्रॉम परचेज जर्नल, जैसे परचेज जर्नल का हो या परचेज बुक का हो, तो उससे जो पोस्टिंग होती है वो, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि एक तो परचेज जर्नल से पोस्टिंग जो होगी, एक तो उन लोगों के अकाउंट में पोस्टिंग होगी जिनसे हमने सामान खरीदा हुआ है, मतलब हमारे सप्लायर। तो सप्लायर्स के अकाउंट में जो पोस्टिंग करते हैं वो तो करते हैं डेली बेसिस पे उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में, और रेलिवेंट अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। इसका मैं दिखा दूंगा अभी एक एंट्री करके, बाकी सारी बुक्स में एक जैसे ही होता है। टोटल ऑफ परचेज जर्नल, अब परचेज जर्नल का टोटल निकाला जाता है पीरियोडिकली से, महीने में या हफ्ते में, और उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो परचेज बुक का टोटल तो परचेज अकाउंट में भेज दिया जाता है डेबिट साइड में। जैसे कि मैं यहाँ पे एक जरा सा फिर से चलते हैं परचेज बुक की तरफ, और वहां पे इसको दिखा देंगे। ये परचेज बुक है हमारी। जैसे परचेज बुक में हमने यहाँ पे लिखा, मान लो 1 जनवरी को कोई परचेज हमने की, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 1 जनवरी। यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो भी होगा, जैसे मान लो इनवॉइस का नंबर है 101, सप्लायर का नाम है सुरेश जो हमें सामान बेचता है, और सामान उसने बेचा था 5000 का। ऐसा हमने किसी से 2000 का खरीदा, किसी से 1000 का खरीदा, वो सब तो यहाँ लिखते रहते हैं, सुरेश, महेश, राम, सब ऐसे लिखता रहेगा सीरियल में। मान लो टोटल हमने खरीद लिया सामान 8000 का कई सारे लोगों से मिल करके, तो जब इस परचेज बुक का टोटल करते हैं लास्ट में, तो ये तो टोटल एक बार महीने के लास्ट में एंट्री होगी 8000 की। ये जो टोटल परचेज है ये टोटल क्रेडिट परचेज है, याद रखें। और ये जो अकाउंट है, जैसे सुरेश से हमने खरीदा 5000 का, तो यहाँ परचेज बुक में तो एंट्री हो गई, ये परचेज बुक में से अल्टीमेटली परचेज अकाउंट में पहुंच जाएगी शामिल होकर के, लेकिन सुरेश के अकाउंट में तो हमको लेजर में पोस्टिंग करनी होगी। तो सुरेश के अकाउंट में हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे वो देख लें खाली, बाकी सभी में ऐसे ही करते हैं, एक ही तरीका होता है। सुरेश का अकाउंट में बता देता हूं। तो सुरेश के अकाउंट में जब हम ये एंट्री भेजेंगे, तो इस तरीके से उसका जो अकाउंट होगा, हम देखेंगे कि जो परचेज है वो डेबिट रहता है। तो भाई परचेज
डेबिट रहता है, तो जिससे परचेज किया वो हमारा क्रेडिटर है, जिससे हमने उधार खरीदा, तो उसके क्रेडिट में एंट्री होगी, क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। यहां पे हम लिखेंगे बाई परचेज और ये लिख देंगे 5000। ये पोस्टिंग होती है। ऐसे ही बाकी सारे अकाउंट्स में पोस्ट होते चले जाएंगे। और परचेज बुक में क्योंकि हमारे सारे के सारे जो सप्लायर हैं वो क्रेडिटर हैं, तो केवल उनके क्रेडिट साइड में उनके अकाउंट में डेट डाल करके हम एंट्री करते चले जाते हैं। तो इतने डेली बेसिस पे होती है। और परचेज का ये जो टोटल 8000 है, इसके सामने यहाँ पे लिख दिया जाता है टोटल जब करते हैं परचेज बुक का, यहाँ पे लिख दिया जाता है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि अल्टीमेटली परचेज अकाउंट डेबिट होगा 8000 से। और जो परचेज अकाउंट जहां पे हमारे लेजर में बना होगा परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट का भी मैं एक फॉर्मेट जरा सा थोड़ा सा खींच कर बता देता हूं कैसे जाएगा। ये महीने के लास्ट में परचेज अकाउंट के डेबिट में, जैसे मान लो महीने का लास्ट 30 तारीख को है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू सन्ड्रीज, सन्ड्रीज को हिंदी में कहते हैं विविध, यानी कि डिफरेंट टाइप की, टू सन्ड्रीज और एज पर परचेज बुक, मतलब परचेज बुक के अनुसार जो सन्ड्री परचेजेज हैं टोटल वो 8000 की हैं। तो डेबिट साइड में परचेज अकाउंट में हम 8000 लिख देंगे, 8000। और डिटेल कहाँ देखनी होगी किसी को, तो वो परचेज बुक में देख सकता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, किसी ने क्वेश्चन पूछा था पिछले क्लास में कि परचेज बुक बनाते हैं तो जैसे कैश बुक में कैश अकाउंट नहीं बनता है, वैसे क्या परचेज बुक में भी परचेज अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, क्योंकि परचेज बुक में केवल हमने क्रेडिट परचेज लिखी है। जो कैश परचेज है वो यहाँ पे टू कैश, कैश बुक में से आएंगी, टू कैश अकाउंट। जैसे कैश परचेज की है 2000 की, तब ये मिलकर के परचेज अकाउंट टोटल हमारा 10,000 रुपये बैलेंस दिखाएगा, टोटल परचेज 10,000 की। तो ठीक यही तरीका अपनाया जाता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब में सेम तरीका रहता है लेजर पोस्टिंग का। बाकी बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स पर लास्ट में होता है। ये सबको ये चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसको रोक करके अलग अलग दिया है। पोस्टिंग फ्रॉम परचेज रिटर्न जर्नल, अब परचेज रिटर्न बुक जो होती है ऐसे ही वहां से भी डेली बेसिस पे होता है रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में, मतलब जो हमारे सप्लायर थे उनको रिटर्न किया, जिनको हमने, उनके डेबिट साइड में लिख देते हैं इस बार पैसा। और परचेज रिटर्न जर्नल का जो टोटल होता है उसको महीने के लास्ट में परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया जाता है, परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में। ऐसे ही अब सेल्स जर्नल यानी कि सेल्स बुक से जब लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो डेली बेसिस पे जो हमारे कस्टमर हैं उनके डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा, क्योंकि सेल्स क्रेडिट रहती है। तो जो डेटर हैं हमारे, जो डेटर हैं कस्टमर हैं, उनके डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी। ठीक वैसे ही सेल्स जर्नल का जो टोटल होगा, सेल्स बुक का टोटल होगा, वो मंथली बेसिस पे सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया जाएगा ले जा करके। ऐसे ही सेल्स रिटर्न जर्नल, आप इन्हीं चीजों को आप एक दफा बुक में देखेंगे तो ये तुरंत समझ में आ जाएंगे, जब कोई न्यूमेरिकल देखेंगे इनको अप्लाई करेंगे। सेल्स रिटर्न जर्नल या सेल्स बुक जो होती है, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसको रिटर्न्स इनवार्ड बुक भी कहा जाता है, क्योंकि सेल किया हुआ सामान वापस आ गया हमारे यहाँ, इन हो गया, तो इनवार्ड बुक भी इसको बोल दिया जाता है। डेली बेसिस पे हमारे कस्टमर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और सेल्स रिटर्न जर्नल का जो टोटल होगा वो पीरियोडिकली मंथली बेसिस पे सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। तो इस तरीके से पोस्टिंग पूरी हो जाती है। जब ये पोस्टिंग पूरी हो जाती है तो अब हमें करना होता है, यानी कि हमारे लेजर अकाउंट बन जाएंगे सारे। जब लेजर अकाउंट बन जाते हैं तो उनकी बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं? अकाउंट्स जो लेजर में होते हैं उनको बैलेंस करते हैं जनरली अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, जब हमारा साल समाप्त हो जाता है, जब हम फाइनल अकाउंट्स का करते हैं। अकाउंटिंग के बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि दोनों साइड, दोनों साइड टोटल की जाती हैं, डेबिट साइड भी अकाउंट की और क्रेडिट साइड भी, और उनमें डिफरेंस ढूंढा जाता है कौन सी साइड में है। जो साइड छोटी पड़ती है उस साइड में लिख दिया जाता है बैलेंस ज्यादा वाली साइड का, और इस तरीके से टोटल हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ लिख करके। जैसे मान लो ये हमारा एक अकाउंट है और इस अकाउंट का हम बैलेंस कर रहे हैं, तो जब बैलेंस करेंगे, मान लो यहाँ डेबिट साइड में लिखा हुआ है 5,000 रुपीज,
किसी भी वजह से 5000 रुपीज, मान लो ये कैश अकाउंट है तो यहाँ पे लिख देंगे, या कोई भी अकाउंट हो सकता है, बैंक अकाउंट भी हो सकता है, यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स, मान लो सेल से आया था 5000, इधर लिख देंगे बाई परचेज, मान लो हमने कुछ सामान खरीदा था 2000, अब इसका बैलेंस करना है। तो ऐसी बहुत सारी एंट्री हो सकती हैं, अभी मैं छोटे कम समय लगे इसलिए छोटा सा ले रहा हूँ एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में इनका दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब प्रैक्टिस ये है कि ज्यादा वाली साइड का टोटल कर लेते हैं बस, तो ये साइड ज्यादा है, रफ में दोनों साइड का कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो पता नहीं चलता है। यही 5000 यहाँ भी लिख लेंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3000 बच जाएंगे, और बस यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, और इस तरीके से इसी को कहते हैं बैलेंसिंग। अब ये जो हमने बैलेंस निकाला, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी, तो जो इसको टोटल को पूरा करने के लिए हमने ये, जब डेबिट साइड ज्यादा होती है तो बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड में। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि जो बैलेंस किसके पास होता है, जिसके पास ज्यादा होता है, तो डेबिट के पास ज्यादा था पैसा 3000, तो ये डेबिट बैलेंस है, लिखा है क्रेडिट साइड में लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। बस सारे अकाउंट्स का यही रूल होता है, इसको पढ़ लेंगे। बैलेंस CD लिखा जाता है जब बैलेंस लास्ट में बचता है, डेबिट साइड अगर एक्सीड करेगी तो डेबिट बैलेंस कहते हैं, क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी तो क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, लिखा जाता अपोजिट साइड में। यहाँ पे एक एग्जांपल ये दिया भी है इधर से लेजर का, ये लेजर ऑफ मैसर्स, किसी का लेजर है, उसी में बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट सारे। तो ये एक दिया है इसी टाइप का एग्जांपल, टू बैलेंस BD, पुराना बैलेंस था इनका 1/5/20 को 2000 का, सेल किया 1000 का, टोटल हो गया 3000। इधर उन्होंने परचेज किया बाई परचेज 1600 का, और टोटल 3000 इधर का था ही ज्यादा, तो बैलेंस बच गया 1400। अब ये जो 1400 बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। ऐसे ही अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो वो डेबिट में लिखा जाएगा, लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस होगा। इसी तरीके से सारे अकाउंट्स बैलेंस कर दिए जाते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का केवल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। हालांकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो रिलेटेड इसमें हम जानना चाहते हैं इस लेवल पे अभी, तो GST क्या है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पे लगता है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई सामान दिल्ली में बन रहा है और दिल्ली से वो सामान जा रहा है बिहार में, अब बिहार में उसका कंजम्पशन होगा, तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगता है ये। क्यों? क्योंकि दिल्ली से जब ये बिहार गया तो चाहिए 4 बिजनेसमैन से होके गया, दिल्ली में किसी ने X ने Y को बेचा, Y ने Z को बेचा, Z ने धीरे धीरे ऐसे ये बिहार तक पहुंचा। तो GST हर स्टेप पे जो वैल्यू एडिशन होता है उस पर लगता चला जाता है। जैसे मान लो सबसे पहले 10,000 का सामान बेचा तो 10,000 पे GST मान लो 10% है तो 1,000 ले लिया, अगले वाले बिजनेसमैन को ये 11,000 रुपए टोटल दिए उसने, और फिर उसने आगे इस पे GST लगा दिया। ऐसे लगते लगते लास्ट में ये सारा भार किस पे पड़ता है, ये कंज्यूमर पे, बिहार में जो इसको यूज करेगा उस पे इसका पूरा भार पड़ेगा, क्योंकि इसने तो 10,000 में बेचा था, 10,000 इसको मिले प्रोड्यूसर को। बाकी जो GST टैक्स जितना जोड़ता चला जाता है, हर बिजनेसमैन केवल कलेक्शन पॉइंट होता है टैक्स का, वो कलेक्ट करता है टैक्स को और भेजता रहता है सरकार के पास। तो ये टैक्स गया कहाँ, ये सरकार के पास गया सारा। हर बिजनेसमैन अपना अपना पैसा केवल प्रॉफिट वाला रखता है, टैक्स का पैसा जो वसूल करता है अगले पे बढ़ता चला जाता है, सारा टैक्स पहुंच जाता है सरकार के पास, और जो अल्टीमेटली इसका बर्डन पड़ता है जाकर के जो वो पड़ेगा कंज्यूमर पे, कंज्यूमर पे पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स होता था, वेट भी इनडायरेक्ट टैक्स होता था। इनडायरेक्ट टैक्स की खूबी होती है कि जिस पे लगता है उसको पता भी नहीं चलता है, और जिनको पता चलता है उन पे लगता ही नहीं है। तो बिजनेसमैन को पता चलता है लेकिन वो तो अगले से वसूल लेता है, सरकार को दे देता है। तो अल्टीमेटली इसका बर्डन पड़ा किस पे, कंज्यूमर पे, क्योंकि कंज्यूमर पे पड़ा तो ये टैक्स लगा कंज्यूमर पे, इसलिए ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। दूसरी बात ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि इसमें GST में जो बेनिफिट क्या हुआ है, जो पहला जो सिस्टम था उससे पहले इस टैक्स का ऐसे जो अल्टीमेटली टैक्स आता था इकट्ठा, ये प्रोड्यूसर स्टेट के पास इकट्ठा हो जाता था। अभी क्या है कि सारा टैक्स सिस्टम ऐसा है कि जो बिजनेसमैन आगे वाला होता है वो पिछले वाले को जितना दे चुका है उतना वो सरकार से बेनिफिट ले लेता है। अल्टीमेटली ये एक सिस्टम है। होता 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 क्या है कि लास्ट में जैसे बिहार के बिजनेसमैन ने बेचा बिहार के पर्सन को, तो लास्ट वाला बिजनेसमैन बिहार का था,
इसलिए ये जो बिहार का बिजनेसमैन इससे टैक्स वसूलेगा, जीएसटी टोटल टैक्स वसूलेगा, वो जमा करेगा जब, तो इसको पिछले जो टैक्स दिए हुए हैं उनको काट करके, जैसे इसने ग्राहक से वसूल लिया 10,000, ये 8,000 दे के आया था, तो 8,000 काट लेगा, 2,000 यहां देगा। अल्टीमेटली ये पैसा एक सिस्टम से होता हुआ नेटवर्किंग है जीएसटी में, वो उस स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाता है जिस स्टेट में ये कंजम्पशन हो रहा है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। इसलिए जो कंज्यूमर स्टेट है उनको बेनिफिट हो गया जीएसटी की वजह से, और यही एक बहुत बड़ा कारण है। आप सुनते होंगे कभी कभी कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट का क्या नाम है, जो इनकम है बजट, वो घाटे में नहीं रहता है और काफी उनको इनकम रहती है बाकी स्टेट्स के मुताबिक। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा, दिल्ली में सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी होता है क्योंकि लोग अक्सर खर्च करते हैं, शहरी लोग हैं और ज्यादा पैसे भी रहते हैं, वेल्दी पर्सन है तो बहुत ज्यादा की शॉपिंग भी करते हैं, तो इसलिए जो कंजम्पशन का बेनिफिट है वो सारा कंजम्पशन टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास आता है, बेनिफिट हो जाता है। खैर, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है आगे। जीएसटी का डुअल एस्पेक्ट रहता है, जीएसटी का स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के जीएसटी लगाते हैं, कुछ हिस्सा सेंटर के पास जाता है, कुछ स्टेट के पास जाता है। जीएसटी के 3 कंपोनेंट है मेनली, एक है सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 3 सिस्टम है, इनका अभी बता देते हैं क्या सिस्टम है, क्यों है ऐसा। कि अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन कोई होती है, इंट्रास्टेट मतलब एक स्टेट के भीतर, जैसे यूपी में, मान लो यूपी में सामान बेचा जाता है आगरा से और लखनऊ बेचा जाता है, तो ये स्टेट के अंदर का मामला है और ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रास्टेट के केस में 2 तरह का जीएसटी लगता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो इंडिया में जो व्यवस्था है वो 50-50% लगता है, यानी कि मान लो टैक्स का रेट 10% है टोटल जीएसटी, तो 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी, 5% स्टेट गवर्नमेंट, 5% यूपी गवर्नमेंट। तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इंटरस्टेट यानी कि जैसे मान लो आगरा से और सामान जाता है फरीदाबाद, तो फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा में, और आगरा कहाँ है, यूपी में, आगरा यूपी में। अब 2 स्टेट आ गए तो ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो गई। जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो केवल आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये सिस्टम है। जर्नल एंट्री भी मैं इनकी दिखा देता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंस्टेंस परचेज ऑफ गुड्स, इंट्रास्टेट है, मतलब इंट्रास्टेट का हो गया कि आगरा से और लखनऊ को सामान बेचा गया, खरीदा गया, तो जो खरीदार है वो खरीदने वाला एंट्री कर रहा है, वैसी सेल की वो होती है, जो खरीदने वाला वो अपने यहाँ एंट्री करेगा। मान लो उसने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, तब उस पर टैक्स लग गया, तो वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट सीजीएसटी 5,000, क्योंकि इंट्रा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेंगे, और इनपुट एसजीएसटी 5,000। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो परचेजर होता है, बायर होता है, जब वो सामान खरीदता है तो वो इस जीएसटी को इनपुट बोलता है और इनपुट जीएसटी लिखता है। टू क्रेडिटर, जिससे खरीद रहा है उस पार्टी को कुल 1,10,000 ये इसके ड्यू हो जाएंगे, मतलब ये देगा कुल 1,10,000, जिसमें 1 लाख का सामान खरीदा और 5,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया। अगर यही ट्रांजैक्शन परचेज की इसने इंटरस्टेट में की होती, यानी कि जो आगरा का बिजनेसमैन है, अगर उसने ये सामान खरीदा होता मान लो फरीदाबाद से ये सामान मंगाता, खरीदता, तो अब 2 स्टेट आ गए, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगना था, इसलिए अब ये कुल मिलाकर के पूरा 10,000 का 10,000 आईजीएसटी रहेगा। ध्यान रखें, आईजीएसटी रहता है तो पूरा एक ही जगह चला जाता है पैसा, हालांकि बाद में से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है, तो पूरा 10,000 लग जाएगा। अगर ये एक स्टेट के अंदर इंट्रास्टेट का मैटर होता तो 5,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी में यही पैसा बट जाता टैक्स का, बाकी सारा सेम रहता है। एक सेल की एंट्री देख लेते हैं, इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंट्रास्टेट यानी कि स्टेट के अंदर, मतलब आगरा से लखनऊ सेल किया, तो एक ही स्टेट का मामला है, तो एंट्री करेंगे डेटर डेबिट, अपने जो डेटर है उसको डेबिट कर देंगे। सेल, सामान हमने 1,35,000 का बेचा केवल, और उस पर जो सीजीएसटी लग गया, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी 6,750, 6,750।
इसी तरीके से अगर ये इंटरस्टेट सेल होती, मान लो अगर ये आगरा से भेजा जाता ये सामान फरीदाबाद को, तो ये हो जाती इंटरस्टेट। ऐसे केस में आईजीएसटी लगता, और जब सेल करते हैं तो ये ध्यान रखें, मैंने अभी बताया था परचेज में इनपुट लिखते हैं जीएसटी के सामने। अब जो वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, सेल के समय आउटपुट लिखते हैं, परचेज के समय इनपुट लिखते हैं। परचेज के समय का मतलब होता है इनपुट, जीएसटी का मतलब हमें ये इनपुट लग गया हमारा, मतलब हम दे के आ गए हैं। और आउटपुट का मतलब होता है कि टोटल हमने जब सामान बेचा तो उस पर कलेक्ट किया है, एक्चुअली ये कलेक्ट किया हुआ टैक्स होता है। तो इस टाइप से ये एंट्रीज हो जाती हैं जीएसटी की। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।